हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। हम लोग जीएस हिस्ट्री के अंतर्गत पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। इस हड़प्पा सभ्यता का मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो जाएगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम 4 सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहला स्थल हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की, और उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। इस सभ्यता के खोजे जाने के बाद यह पता चला कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, पूर्ण नगरीय सभ्यता है और एक विशाल भूभाग में फैली हुई है। यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी। इस सभ्यता का जो विस्तार है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इस सभ्यता के वर्तमान में खोजे गए स्थलों की जो संख्या है वो 1500 से अधिक हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक जो स्थल हैं वो भारत में खोजे गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद अफ़गानिस्तान में। अभी तक अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल मिले हैं। तो पिछले वीडियो में आप अच्छी तरह से इस सभ्यता का सीमा निर्धारण, काल निर्धारण, इसके निर्माता कौन थे आदि प्रमुख चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जो भी प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे और इन प्रमुख स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा और किसी भी परीक्षा को देने से पहले केवल एक बार इस वीडियो को आप देखकर जाइएगा तो आपसे इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले विकसित थी, इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो मुख्य रूप से 3 देशों में मिले हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। आइए पहले मैप के हिसाब से उसको समझ लेते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर चर्चा हो। सबसे पहले जो पहला खोजा गया स्थल है वो है हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, देखिए भारत में भी एक पंजाब है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और भारत में भी एक पंजाब है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पंजाब भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। और यह जो स्थल है यह स्थल रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह आपकी रावी नदी है और रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। उसके बाद ये जो आपको स्थल दिख रहा है तो ये तिब्बत का पठार है पूरा, ये पूरा तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है सिंधु, जो ऐसे होते हुए, और ये अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है। तो ये अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। तो सिंधु नदी जो है ये आपके मानसरोवर झील कैलाश
पर्वत के पास से निकलती है। तो ये जो मानसरोवर आपकी झील है, मानसरोवर झील के पास से ये जो नदी निकल रही है सिंधु नदी, इसी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दो स्थलों के बारे में आप अच्छे तरह से जान लीजिए कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद जो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी स्थल मिले हुए हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रांतों में मिले हैं। आपका जो ये प्रांत है पूरा, ये पंजाब हो गया। उसके बाद यहाँ से ये पूरा हो गया आपका सिंध प्रांत, और ये तीसरा जो है ये आपका जो दिख रहा है ये बलूचिस्तान प्रांत है। तो पाकिस्तान में 3 प्रांतों में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं, पंजाब, उसके बाद आपका हो गया सिंध। तो इस प्रकार से मित्रों, इस पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 प्रांतों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। पंजाब में आपका हड़प्पा, और आपको याद रखना है सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीज। उसके बाद जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें आपको सुतका गेंडोर, बालाकोट और डाबरकोट। इन स्थलों को याद करने से फ़ायदा ये होगा कि कभी कभी राज्य से संबंधित वो ऑप्शन देके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो हड़प्पा आपने जाना पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। उसके बाद आपका चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये 2 स्थल आपको याद रखना है, सिंध प्रांत में है। उसके बाद ये 3 स्थल जो हैं ये आपके बलूचिस्तान प्रांत में है, सुतका गेंडोर। ध्यान रखिएगा, ये सुतका गेंडोर जो है यह सबसे पश्चिम में, इस सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित स्थल है, सुतका गेंडोर। उसके बाद ये आपका हो गया क्या, बालाकोट और डाबरकोट। तो इस स्थलों को आप याद रखिएगा। आइए भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। इतने ही स्थलों को आपको तैयार कर लेना है, इसके बाद आपको कोई भी स्थल नहीं याद करना है। इसमें आपको पहला स्थल याद रखना है ये मांडा। ये जो मांडा है, ये मांडा जो है ये चिनाव नदी के किनारे स्थित है। चिनाव नदी, यहाँ पे कौन नदी बहती है, चिनाव। तो चिनाव नदी के किनारे स्थित है मांडा। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो गई आपका चिनाव नदी। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है मांडा। उसके बाद ये रोपण जो है पंजाब में स्थित है। और ये जो रोपण है ये स्वतंत्रता के बाद भारत का खोजा गया ये पहला स्थल है। रोपण पंजाब में स्थित है। कभी कभी रूपनगर भी दे देता है, तो रूपनगर में ही रोपण आता है। उसके बाद हरियाणा में 2 स्थल आपको याद रखना है, एक राखीगढ़ी और एक बनावली। ये जो राखीगढ़ी है, वास्तव में ये जो राखीगढ़ी है ये अभी तक भारत में जितने स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसमें ये सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा में बनावली। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा आपको याद रखना है राजस्थान में। ये वास्तव में तीनों ही घग्घर नदी के किनारे हैं, जिसे प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं। तो ये घग्घर नदी के किनारे हैं, घग्घर नदी के किनारे। तो घग्घर नदी के किनारे कौन कौन है, राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगा, प्राचीन सरस्वती जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्थल आपको दिख रहा है ये पूरा आपको गुजरात दिख रहा है। इस गुजरात में आपको स्थल याद रखना है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। मैंने इसकी एक विशेषता आपको जब नगर नियोजन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र धौलावीरा ही स्थल है जहाँ पर नगर 3 भागों में विभाजित है, पश्चिम का,
फिर मध्य का और फिर पूर्व का। तो जो मध्य का भाग था जिसे मध्यमा कहते हैं, ये केवल धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। उसके बाद आइए, यहाँ पर आपको लोथल दिख रहा है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये पूरे हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और ये अभी तक खोजा गया विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है लोथल, गुजरात राज्य में है। उसके बाद आपको याद रखना है सुरकोतड़ा, घोड़े की हड्डियों के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं, गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद आपको रंगपुर याद रखना है, ठीक है। धान की भूसी के जो प्रमाण हैं वो लोथल और रंगपुर में मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, तो वो साक्ष्य लोथल और रंगपुर में मिले हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। रोजदी एक आप याद रखिएगा राउंड फिगर में, तो जिससे आपको दिक्कत ना जाए, गुजरात में ही स्थित है रोजदी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जो इस सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है दैमाबाद। कभी कभी दाइमाबाद भी लिखा मिल जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है दैमाबाद। और ये अंतिम आपको याद रखना है क्या, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर। तो इस प्रकार से ये आपके स्थल हो गए। आप अपने से एक मैप बनाकर और अपने से इन स्थलों को राज्य बाई राज्य नदी के किनारे आप उसको मैपिंग कर लीजिए, जिससे देखिए मित्रों, मैप में जब कोई चीज़ आप भर लेते हैं तो वो चीज़ आपको न केवल याद करने में आसानी रहती है बल्कि लंबे समय तक वो याद रहता है। तो मैप के थ्रू आप उसको भरिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। उसके बाद चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद आपको ये दोनों ही प्रांत आपको स्थल आपको याद रखना है, सिंध प्रांत में है और ये पंजाब प्रांत में, मांट गोमरी जिले में। उसके बाद सुतका गेंडोर, बालाकोट और डाबरकोट, ये तीनों ही कहाँ पर हैं, बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान में। तो उसमें सुतका गेंडोर बहुत महत्वपूर्ण है। सुतका गेंडोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिम में खोजा गया स्थल है, ठीक है। भारत में आपको मांडा याद रखना है, चिनाब नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगा, ये तीनों ही स्थल प्राचीन सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी किनारे। हालांकि मैं ये फैक्ट इधर जब लिखूंगा तो ये सब मैं बताऊंगा, फिर भी आपको बाई मैप अगर आपको याद हो जाए तो ठीक रहेगा। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा हो गया गुजरात में। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में, अहमदाबाद जिले में पड़ता है। सुरकोतड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका दैमाबाद, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। आलमगीरपुर आपको पता ही है, हिंडन नदी के किनारे है। अब आइए इनको अलग अलग करके अलग से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान में इस सभ्यता के केवल 2 स्थल खोजे गए हैं। पहला स्थल है मुंडीगाक और दूसरा है सोर्तगुई। तो आपको केवल ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान के में खोजे गए हैं। तो एक मुंडीगाक है, दूसरा क्या है आपका सोर्तगुई। उसके बाद पाकिस्तान में जो खोजा गया पहला स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा प्रथम खोजा गया स्थल है, मैंने पहले ही लिख दिया आपके लिए। उसके बाद हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मांड गोमरी जिले में है और किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में। उसके बाद हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये देख लीजिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। उसके बाद दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, जो इस सभ्यता का अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी, लेकिन अगर इस पूरी संपूर्ण सभ्यता में पूछेगा तो सबसे बड़ा नगर शायद यहाँ की जनसंख्या जो है वो 1 लाख के करीब आज से 5000 वर्ष पहले रही होगी। तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ा नगर है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना या ननकाना प्रांत, ननकाना जिले में। प्रांत आपका हो गया कौन सा, सिंध, और जिला आपका हो गया लरकाना या ननकाना जिला। उसके बाद आपको ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने।
कभी कभी इनका शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, तो RD बनर्जी आपको याद रखना है। उसके बाद चहुंदड़ो। चहुंदड़ो इस सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था और 1931 में NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। बाद में 1935 में मैके ने इसका उत्खनन कराया था। तो ये हो गए, ये प्रमुख स्थल आपको याद रखने हैं, इतने स्थल आप याद रखिए। पाकिस्तान में, उसके बाद आपको कुछ स्थल और याद रखना है पाकिस्तान में। तो एक स्थल आप याद रखिए सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ये सुतका गेंडोर जो है ये 1927 में R.L. स्टाइन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, R.L. स्टाइन ने। और ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। देखिए ये नदी जरूर याद रखिएगा, दास्क नदी के किनारे। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस सभ्यता के जो भी नगर हैं, प्रमुख नगर, वो जिस नदी के किनारे स्थित हैं, उसका मैं एक आपको ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको इसको याद करने में आसानी हो। दास्क नदी के किनारे स्थित है कौन? सुतका गेंडोर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसको याद रखिए क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है। सबसे पश्चिम खोजा गया स्थल ये सुतका गेंडोर है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 1927 में R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी, सुतका गेंडोर। तो आपको इतने स्थल आपको याद रखने हैं पाकिस्तान के। अब भारत में बात करते हैं, तो भारत में कोशिश करिए कि लगभग ये जितने भी स्थल हैं ये सारे आपको याद हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मांडा। मैंने आपको बताया था मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाव नदी के किनारे। चिनाव नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? मांडा। उसके बाद 1982 ईस्वी में जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। 1982 में जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी और ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। देखिए ये जो सभ्यता है, पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया था, यह सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में फैली, ऐसे इसका शेप है त्रिभुजाकार। तो ये सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको पूछ दिया कि इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो इस सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार शेप में ये फैली। और मांडा आपको याद हो गया, मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। ये जो सभ्यता है भारत के किन राज्यों में विकसित हुई? तो 7 राज्यों में विकसित हुई थी। पहला हो गया जम्मू और कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर आपका हो गया गुजरात, गुजरात के बाद हो गया आपका क्या? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो 7 राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं हमारे देश में। लगभग 900 से ऊपर के स्थल हैं। तो मित्रों इस प्रकार से पंजाब प्रांत में देखते हैं, भारत के पंजाब राज्य में कौन कौन से स्थल हैं। तो इसमें आपको केवल एक स्थल याद रखना है, रोपण। पंजाब प्रांत जो भारत में है उसमें केवल एक स्थल याद रखना है, रोपण। इसकी खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसके बारे में ये आपको याद रखना है, रोपण से संबंधित ये बात याद रखना है कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी हमारे देश को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया ये पहला स्थल था, रोपण। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद रखना है। एक और ख़ास बात रोपण के बारे में आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र यही स्थल है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य केवल एक ही जगह पर मिला है, वो है रोपण में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, साथ में ये किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा राज्य में आते हैं, तो हरियाणा राज्य में आपको यह स्थल याद रखने हैं 2 ठो, एक बनावली और दूसरा राखीगढ़ी। बनावली जो स्थल है, इस बनावली स्थल से ही हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तम किस्म की जौ को उगाने के साक्ष्य मिले हैं।
सबसे अच्छी किस्म की जौ को उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से। तो आपको ये बात याद रखना है, हरियाणा में है। 1973 में आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। 1973 में आर.एस. विष्ट ने इसकी खोज की थी। इसको आपको ये याद रखना है किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी या प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती के किनारे ये स्थल है। एक बात और मैं आपको बता दूं मित्रों कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल मिले हैं वो सर्वाधिक किस नदी के किनारे मिले हैं, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उसमें सर्वाधिक स्थल सरस्वती के किनारे मिले हैं। उसके बाद दूसरा स्थल याद रखना है हरियाणा में आपको राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह, इसके खोजकर्ता से आपसे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें आपको ये याद रखना है कि भारत में स्थित जितने भी हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल यही था, राखीगढ़ी, और यह भी घग्घर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद राजस्थान में आ जाइए, तो राजस्थान में केवल आपको एक स्थल याद रखना है, कालीबंगा। कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, कालीबंगा से। और भी विशेषताएं आगे मैं बताऊंगा आपको। तो कालीबंगा से आपको केवल ये याद रखना है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और वो मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। और उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। कभी कभी एक घोष दे देता है, तो एक घोष यानी अमलानंद घोष। ये कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और ये भी प्राचीन सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात राज्य में। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अभी तक जो भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं उसमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। तो गुजरात में जो स्थल आपको याद रखना है उसमें लोथल, धौलावीरा और सुरकोतरा, ये तीन तो बहुत ही प्रमुख है, इनको याद रखना है। लोथल से संबंधित प्रश्न तो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था और चावल के साथ यहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये नगर 3 भागों में विभाजित था, इस बारे में आपको याद रखना है। और सुरकोतड़ा से ही घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। लोथल के बारे में क्या आपको याद रखना है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद जिले में। और इसके बारे में ये याद रखना है कि यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी भी यहाँ से मिली है। तो आपको ये याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें लोथल से मिली हैं जिनको आपको जानना है, अभी इसके आगे वीडियो में जानते हैं। तो लोथल की खोज 1953 में S.R. राव ने की थी। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, बंदरगाह और चावल के लिए आपको याद रखना है इसको। धौलावीरा याद रखना है कि यह नगर 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा वह एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने पतनकालीन हड़प्पा सभ्यता पहुँच चुकी थी तो हड़प्पावासी घोड़े का भी प्रयोग जानने लगे थे और कहीं से साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका गुजरात राज्य। हाँ तो मित्रों चलिए उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्थल आपको याद रखना है वो केवल एक ठो याद रखना है, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन मेरठ जिले में स्थित है और भारत सेवक समाज ने इसकी खोज की। एक बात याद रखना आलमगीरपुर के बारे में कि यह इस सभ्यता का सबसे पूर्व में खोजा गया स्थल है, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद महाराष्ट्र में केवल एक स्थल आपको याद रखना है, दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। यह सबसे दक्षिण में स्थित नगर स्थल है और यह जो है दैमाबाद ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद।
तो इस तरह से ये प्रमुख स्थल थे जिनको आपको याद रखना है मित्रों। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे इन प्रमुख स्थलों से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जान लेते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम लोग ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताया है, तो ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को, वीडियो को रोक रोक कर आप सुनिएगा और कई बार जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा से जानते हैं। हड़प्पा से जो पहली मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समाधि R37। तो ये जो समाधि R37 है, ये कभी कभी कब्रिस्तान R37 भी पूछ देता है, या ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से कब्रिस्तान मिलने के साक्ष्य मिले हैं। तो कब्रिस्तान का मतलब ये हुआ, या समाधि का मतलब हो गया, वो आपको याद रखना है। हड़प्पा से इसको आप रिलेट करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मिली है अन्नागार। देखिए अन्नागार, जब हम लोग आगे कृषि समझेंगे, व्यापार समझेंगे, तो अन्नागार किसी भी स्थल में मिलने का मतलब ये हुआ कि अनाज रखने का जो स्थान होता है उसे अन्नागार कहते हैं। तो जब आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होता है तभी हम उसे सुरक्षित किसी कमरे में, किसी बर्तन में रख लेते हैं। तो विशाल अन्नागार मिला है हड़प्पा से। यह ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत किस्म की कृषि करते थे, और न केवल अपने खाने के लिए वो उत्पादन करते थे बल्कि व्यापार के लिए भी वो अनाज की खेती करते थे। उसके बाद तीसरा, श्रमिक आवास। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा से श्रमिक आवास के मिलने का साक्ष्य मिला है। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर कई व्यापारिक कार्य होते रहे होंगे, कृषि कार्य होते रहे होंगे, जिसके लिए श्रमिक दूर से न मंगाने पड़े, उसकी व्यवस्था वहाँ के जो व्यापारी या बड़े कृषक रहे होंगे उन्होंने श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था कर दी थी कि आप यहाँ पर रुकिए और उसके बाद कार्यों में सहयोग करिए। यहाँ से जो चौथी आपको महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है कांस्य दर्पण। कांसे का बना दर्पण। आपको मैंने पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है और कांसे का यहाँ प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। तो कांसे का जो दर्पण मिला है वो कहाँ से मिला है आपको? हड़प्पा से। तो कब्रिस्तान R37, अन्नागार, श्रमिक आवास और कांस्य दर्पण, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे? हड़प्पा से। आइए मोहनजोदड़ो को जानते हैं। अभी तक परीक्षाओं में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बने हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से बने हैं। तो आपको मोहनजोदड़ो में जितनी चीज़ें मिली हुई हैं इनको आप बारी बारी से एक एक करके याद करिएगा जिससे आपको याद हो जाए। यहाँ से मिलने वाली जो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्या? विशाल स्नानागार। स्नानागार से तात्पर्य है वर्तमान में जैसे आप स्विमिंग पूल समझते हैं उसी तरह से आप समझ लीजिए, लेकिन ये जितनी उन्नत किस्म से बना हुआ था तो जॉन मार्शल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये विश्व का आश्चर्य है। विशाल स्नानागार के बारे में ये है कि विशाल स्नानागार देखिए कैसे बना हुआ था कि इस प्रकार से विशाल स्नानागार था। इस विशाल स्नानागार में इस तरफ से सीढ़ियाँ थी, ऐसे सीढ़ियाँ थी और उसके बाद यहाँ पर कमरे बने हुए थे 2 मंजिले के, जहाँ पर आसानी से लोग कपड़े बदल सकते थे। यहीं पर कोने में एक कुआं स्थित था जिससे इसमें पानी भेजा जाता था और उसके बाद इसके एक कोने में यहाँ पर एक होल बनाया गया था जिससे आसानी से इसके पानी को निकाला जा सके और इसके ऊपर बिटुमन की लेप लगाई गई थी इसके फर्श में ताकि मजबूत रहे और पतली ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो बड़े ही उन्नत किस्म, बड़े ही नक्काशीदार ये स्नानागार बनाया गया है। विशाल स्नानागार जो कहाँ स्थित है? आपके मोहनजोदड़ो में। इसकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात करें तो ये 11.88 मीटर लंबा था, 7.01
मीटर ये चौड़ा था और उसके बाद 2.43 मीटर ये गहरा था। तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान में जो स्विमिंग पूल बनता है शायद वो ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से प्रेरित होकर बनता है। बहुत ही सुंदर बना है। तो आपको मोहनजोदड़ो में क्या याद रखना है? विशाल स्नानागार। आइए दूसरी चीज़ जानते हैं, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। ये नग्न मूर्ति मिली हुई है जिसका एक नीचे का पैर जो है वो टूटा हुआ है। तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कई बार पूछी गई है परीक्षा में ये कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगली चीज़ जो मिली है, एक सील पर पशुपतनाथ, जिसको जॉन मार्शल ने पशुपतनाथ की संज्ञा दी है। तो एक सील है, इस तरह से ये सील है इतनी बड़ी। इस सील के बीचों बीच एक ऐसे मंच बना हुआ है, चबूतरा, और इसी चबूतरे के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है पद्मासन में, और इसके चारों तरफ, दो इस तरफ और दो इस तरफ पशु हैं। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पशुपतनाथ की सील कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद ये रखना है कि इसके जो चारों जो पशु हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये पशु आप याद कर लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। ये पशु कौन कौन से हैं? तो चीता, या इसी को आप बाघ बोल देते हैं। टाइगर मीन्स चीता या बाघ आदमी लिखता है तो उसी तरह से। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको मिली है गैंडा, उसके बाद भैंसा और हाथी। ये चार पशु हैं। इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन से पशु मिले हैं। ये पशुपतनाथ की जो मुद्रा है, ये जो सील है, इस पर कितने पशुओं को अंकित किया गया है? तो आपका हो गया ऊपर की तरफ, आपका हो गया चीता या बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। एक बात और याद रखना है यहाँ पर मित्रों कि यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ इसके नीचे की तरफ 2 हिरण हैं, हिरण, और किनारे की तरफ मोर भी बने हुए हैं। तो इस सील से जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2 चीज़ों का अनुमान लगाया जा रहा है। पहली बात तो इसे आदि शिव पशुपतनाथ या रुद्र शिव का रूप माना गया। दूसरी बात ये भी माना गया कि ये पशुओं से हड़प्पावासी जो थे वो परिचित थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सील है। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगली जो चीज़ आपको जाननी है, इन पशुओं का नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, चीता या बाघ। उसके बाद हो गया गैंडा, भैंसा, हाथी और हिरण। तो 4 ये हो गए। इन चारों का बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे चीता या बाघ ये दोनों में से एक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगली चीज को जानते हैं। तो पशुपतनाथ की प्रतिमा वाली जो सील है वो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह सब लोग जानते हैं। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है जिसे सूर्य की उपासना का प्रतीक माना जाता है, यह स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले हड़प्पा काल से ही ज्ञात हुआ। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह जिसको हम बहुत ही शुभ मानते हैं। अक्सर घरों के आपने देखा होगा दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, अग्नि वेदिकाओं के सामने बनाए जाते हैं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह आपको याद रखना है, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। और ये कहाँ से मिला है? यहाँ पर छोटी छोटी जो सेलखड़ी की मुहरें थीं, पकी मिट्टी की जो मुहरें थीं, उन पर ये स्वास्तिक चिन्ह बना था। उसके बाद अगली चीज़ आपको याद रखना है, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं। तो मैंने अभी आपको बताया सेलखड़ी क्या होता है। सेलखड़ी ये जो कीमती जो पत्थर होते हैं, उन्हीं कीमती पत्थरों को जब तराश दिया जाता है तो वो सेलखड़ी बन जाता है। तो सेलखड़ी जो है, सेलखड़ी
की जो मुद्राएं थे उन पर एक सिंगरी कई प्रकार के पशुओं की आकृतियां थी, जिसमें सर्वाधिक जो मिली हैं वो क्या है, एक श्रृंगी पशु की। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मुद्राएं किस पशु से की आकृति वाली मिली हैं, तो एक श्रृंगी पशु की एक सींग है, एक श्रृंगी पशु की मिली है। और सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं हैं वो किसकी मिली हैं, तो पक्की मिट्टी की से बनी हुई, और उसके बाद किससे, सेल खड़ी से बनी हुई। सेल खड़ी से बनी हुई बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हुई हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है क्या, दाढ़ी से बने तिनपतिया पुजारी की प्रतिमा। दाढ़ी वाले तिनपतिया पुजारी की प्रतिमा ये विश्व धरोहर में भी शामिल हो गया है। तो यहाँ पर एक दाढ़ी जिसकी है, पुजारी या पुरोहित आप कह सकते हैं, उसकी एक प्रतिमा मिली है जो अर्धनग्न, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं, अर्धनिद्रामुखी रूप में है, और वह एक तिनपतिया साल ओढ़े हुए है। उस तिनपतिया साल से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग न केवल कपास को जानते थे, कपास से बने हुए कपड़ों को भी जानते थे, और ये सादे और थोड़ा सा कढ़ाईदार भी कपड़ों के बारे में जानते थे, और उनको या तो वो बनाते थे या दूसरे देशों से मंगाते थे। तो दाढ़ी वाले तिनपतिया पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, आपको कहाँ से पता है चलना चाहिए, वो है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले तिनपतिया, उसकी जो उसने साल ओढ़ी है उसमें 3 पत्तियां बनी हुई है, इसीलिए उसको तिनपतिया पुजारी की प्रतिमा मैंने कह दिया। आइए देखिए अगली चीज़, अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से देखते हैं, मैंने आपको बताया कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। तो ये जो स्थल है, इसमें से जो चीज़ें मिली हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है जुते हुए खेत का साक्ष्य। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिलता है, और यहां से प्राप्त हुई है क्या, अग्निवेदिका। लोथल और कालीबंगा से याद रखिएगा कि अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ऑप्शन दे सकता है निम्नलिखित में से किन स्थलों से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निवेदिका कहाँ कहाँ से मिली है, अग्निकुंड, अग्निवेदिका जिसको बोलते हैं, इससे यज्ञ से जोड़ा जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हुई, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा और लोथल से। लोथल से भी अग्निवेदिका या अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि शायद कालीबंगा में ईंटों का उत्पादन ज़्यादा होता रहा होगा, इसीलिए इसके जो मैंने आपको बताया था नगर नियोजन में कि नगर 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी नगर था, एक पूर्वी नगर था। तो दोनों नगर जो हैं, पश्चिमी और पूर्वी नगर, दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। इस बात को आपको याद रखना है, दोनों ही नगर रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, और इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। नालियों में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन नालियाँ यहाँ पर कालीबंगा में जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई गई हैं, एक आध जगह ही मिली है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कच्ची ईंटों से बने हुए घर थे यहाँ पर। देखिए, जहाँ मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर पक्की ईंटों के बने हुए थे, वहीं कालीबंगा के अधिकांशतः घर जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। हालांकि वहाँ की जो ईंटें थी वो अलंकृत ईंटें थी। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं, चहुंदड़ों में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे चहुंदड़ों की, तो वहाँ पर आपको कैसी ईंटें मिलेंगी, वक्राकार। और अलंकृत की ईंटें कहाँ पर मिली हैं, तो अलंकृत ईंटें मिली हैं कहाँ, कालीबंगा में। तो अलंकृत ईंटें कालीबंगा, वक्राकार ईंटें चहुंदड़ो, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कालीबंगा। उसके बाद मित्रों चलिए अगला देखते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो आपको पता ही है कि सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो से जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है क्या, मनके बनाने का कारखाना। ये यहाँ का औद्योगिक नगर था इस सभ्यता का, और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब ये हुआ, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
यहाँ पर आपको मिला है लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? चहुंदड़ों से। तो चहुंदड़ों से लिपस्टिक, काजल और पाउडर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चहुंदड़ों से। और मनके बनाने का कारखाना भी चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। वक्राकार ईंटें आप पता ही चल गया आपको कि चहुंदड़ों से मिली है। एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य ये मिला है कि बिल्ली को कुत्ते द्वारा पीछा करते हुए दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दोनों के पैरों के निशान कहां से मिले हैं? तो वो कहां से मिले हैं? चहुंदड़ों से। ठीक है। उसके बाद लोथल। लोथल के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहां से डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, तो ये आपको याद रखना है, ये लोथल से मिला है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कई बार मैंने बताया कि लोथल अभी तक खोजा गया ना केवल हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है, बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? वो है क्या? लोथल। ठीक है। जैसे कपास, सूती कपड़ा, तो कपास उगाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसी सभ्यता से मिलता है आपको, हड़प्पा सभ्यता से। और उसके बाद सूती कपड़े सबसे पहले यहीं पर बनाए गए, हड़प्पा सभ्यता में ही बनाए गए। और सूती कपड़े ना केवल साधारण किस्म के बनाए गए बल्कि कढ़ाईदार भी बनाए गए। ठीक है। तो आपको इस तरह की चीज़ें आपको हर समय याद रखनी है। ठीक है। तो लोथल आपको याद हो गया कि लोथल जो है, लोथल से क्या मिला है? डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज, नाव आके रुकती हैं। उसके बाद यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधान मिले हैं। युगल समाधान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका दफनाने का स्थान हो गया, तो यहाँ पर 2 हिस्से इसके बनाए गए। एक हिस्से में पुरुष या पुरुष महिला एक साथ दफनाए गए हैं। तो इसके साक्ष्य केवल कहाँ से मिलते हैं? वो लोथल से मिलते हैं। तो युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। बाट और तराजू लोथल से मिलते हैं। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि लोथल जो है कई व्यापारिक देशों से भी जुड़ा हुआ था और यहाँ का व्यापार जो था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। उसके बाद यहाँ से अग्निवेदिका मिली है। मैंने आपको पहले ही बताया, अग्निवेदिका या अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। और उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे हाथी दांत। हाथी का प्रयोग सवारी के लिए, हाथी दांत से बनी हुई आभूषण, हाथी दांत से बने हुए बाट, कई चीज़ों का प्रयोग हुआ है लोथल में। तो लोथल के लिए आपको याद रखना है यहाँ का डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, ये तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी यहाँ पे मिली है, युगल समाधान मिला है के साक्ष्य मिले, बाट और तराजू, अग्निवेदिका। उसके बाद आ जाते हैं बनावली। बनावली जो हरियाणा में स्थित है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे अच्छी किस्म के जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे अच्छी किस्म के जौ उगाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? बनावली से। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मिली है, वो है मिट्टी का बना खिलौना। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा, और मिट्टी का बना हुआ जो हल है, तो मिट्टी का बना हल का खिलौना जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है बनावली से। और एक तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो बनावली आपको इसलिए आपको याद रखना है। सुरकोतड़ा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो गुजरात में स्थल है, वहाँ से आपको धान की भूसी मिली है। तो इस तरह से ये प्रमुख स्थल और प्रमुख स्थल से मिलने वाली प्रमुख चीज़ें थी मित्रों। इसके बाद एक और वीडियो आएगा ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसमें मैं इसका सांस्कृतिक जीवन, जिसके अंतर्गत धार्मिक, राजनीतिक, इनकी कृषि, व्यापार, सबके बारे में जानेंगे।
साथ में जानेंगे इस काल का पतन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, और इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य और शेष बच जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, और अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो इसे आप दोस्तों को शेयर करिए। मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।